ये बताइए कि ये नताइज आपके लिए भी उसी तरह गैर मुतवक्के थे कि नहीं, और इस बार 400 पार क्यों नहीं हो सका? नहीं, ये रिजल्ट जो निकला है सामने, ये लोगों को थोड़ा सा हिंट था कि 400 वाला टारगेट जो इन्होंने रखा था ये तो नामुमकिन है। और लोग ये भी कह रहे थे, अप्रैल जो फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग हुआ था, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो वोटिंग है 7 दिन, मतलब 7 फेसेस में चला, ओवर 45 डेज। सो फर्स्ट फेज जब खत्म हुआ अप्रैल 19 को, और उसके बाद से एक चर्चा चलने लगी कि शायद ये इलेक्शन बहुत ही मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बयान देने शुरू किए या कैंपेन स्पीच देना शुरू किया, उसके बाद से मीनिंग ऑन द 21st से जो उन्होंने अपना वो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म था वो अबैंडन कर दिया। और जो उनका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है एक, वो हिंदू मुस्लिम वाला, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, एक कम्युनल रेटोरिक उन्होंने सामने कर दिया कैंपेन में, उनके स्पीचेस में। तो आपने वो बांसवाड़ा राजस्थान में वो स्पीच सुना ही होगा जिसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठिया आपका ये सारा मंगलसूत्र वगैरह ले जाएंगे, कांग्रेस दे देगी, उनको बांट देगी, आपका जो है धन है और राशि है वो सब कांग्रेस इन घुसपैठियों को बांट देगी। तो ये कम्युनल रेटोरिक काफ़ी वो रिपीट होता गया थ्रू आउट द कैंपेन, और इससे लगा कि बीजेपी जो है इज अनश्योर ऑफ विक्ट्री। ये थोड़ा सा अपेरेंट एविडेंट होने लगा। और इट वाज आल्सो मैचिंग। आप ये भी सोचिए ना कि रिपोर्टर्स वर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम से मार्च ऑनवर्ड्स एंड दे वर आल्सो गिविंग फीडबैक। उनकी स्टोरीज आ रही थी कि इस इलेक्शन में जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज सामने आ रहे हैं, लोगों का है डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि वो जॉब्स के लिए, और prices have been very high for a long time in India. The inflation has been at a high for many months now. तो इस सब चीज़ों के लिए, और हर जगह एक प्रॉब्लम, हर जगह एक पॉलिटिकली, हर जगह एक प्रॉब्लम था। जैसे कि आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहाँ पे ये जो इन्होंने जो तोड़ के जो पहले वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको तोड़ मरोड़ के एक बीजेपी अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, तो उसके खिलाफ एक एंगर था वहाँ पे। और you know, in every place there was some issues, and in UP of course, जैसे लोग कह रहे थे जनवरी में राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हो गया, मोदी जी ने खुद जाके वहाँ पे इनॉग्रेट किया। तो एक जो जनवरी में एक फीलिंग थी कि ये इस बार इलेक्शन ले जाएंगे और शायद और बड़ी मेजॉरिटी के साथ ले जाएंगे, वो बाय मार्च वो थोड़ा सा डिसिपेट हो गया। वो फीलिंग जो राम टेम्पल वाला सेंटिमेंट था कि मोदी जी राम को ले आए अयोध्या, वो सेंटिमेंट ख़त्म हो गया। एंड रियल जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज लोगों के हैं वो सामने आ गए। और दूसरी बात ये चल गई कि ये तो बीजेपी ने, वो खुद कह रहे थे कि उन्होंने टारगेट लगाया 400 पार। तो 400 पार का मतलब क्या कि किस लिए चाहिए आपको 400 पार? कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये बीजेपी के लीडर खुद कहने लगे। और जब वो कहने लगे देन अ फियर बिगैन टू सेटल इन, एक डर पैदा हो गया लोगों में कि, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, दैट इज दलित्स, उनके लिए जो एक रिजर्वेशन उसमें रिटन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर हम 400 सीट्स लेके आएंगे तो
हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इस सब को लेके बहुत एक चर्न था सोसाइटी में, एंड आई थिंक कांग्रेस टुक सॉलिड एडवांटेज ऑफ इट। उनका कैंपेन फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत तगड़ा था, और उनकी जो ग्राउंड लेवल पे, खास करके यूपी में जो उन्होंने ग्राउंड लेवल में समाजवादी की पार्टी के साथ जो उनका अलायंस था, वैसे दोनों पार्टीज तो इंडिया अलायंस जो उनका बना, लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज इन दैट, उसमें समाजवादी भी शामिल है, कांग्रेस भी, पर यूपी में इनके जो इन दोनों की अलायंस थी, वो इसको it was a social alliance almost. It was no longer Samajwadi Party is usually associated with a Muslim Yadav alliance, but this time they expanded that alliance to include others, minorities, Dalits and so on. निरुपमा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा राना जवाद साहब की राय भी शामिल करते हैं। राना साहब, आपने लिखा भी, इस पे फॉलो किया, आप क्या समझते हैं? बज़ाहिर तो इस वक्त पॉपुलिस्ट लीडरों का दौर है, और मोदी ने वही जो पॉपुलिस्ट लीडर वाले नारे थे वो भी ज़्यादा इस इलेक्शन में इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या समझते, क्या फैक्टर थे कि उनको जीत के भी वो हार गए, जिसको मैं कहता हूँ? थैंक यू। निरुपमा हमारी बड़ी पुरानी दोस्त हैं, पाकिस्तान में रही हैं, इनका बड़ा अच्छा एनालिसिस था और बड़ा अच्छा इन्होंने डिस्क्राइब भी किया। देखिए, हकीकत तो ये है कि मोदी साहब जो है वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ठीक है, वो एक जो लार्जर कैनवस के ऊपर विक्ट्री क्लेम कर रहे थे वो उनको नहीं मिली, लेकिन जीत तो वो गए हैं। और अगर इतने डिविसिव इश्यूज़ थे, जैसे कि निरुपमा ने भी बताया कि इंडिया बुनियादी तौर पे उसके फाउंडिंग फादर्स ने एक सेकुलर स्टेट का तस्वुर दिया था, जिसको 10 साल में मोदी जी ने बिल्कुल बराबर करके रख दिया और उसकी तहस नहस कर दी। उसके वो एक फैक्टर बना उनके लिए। दूसरा फैक्टर जो उनके लिए बना कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अपनी रिलीजियोसिटी के ऊपर, हिंदू रिलीजियोसिटी के ऊपर बहुत रिलाई करते हुए ये सोचा कि शायद नॉर्थ जो कि गंगा जमुना की है, जहाँ पे लॉर्ड राम जो है वो ज़्यादा उनका वो फॉलोइंग है, तो वो तो उनकी पॉकेट में है क्योंकि उन्होंने तो इतने काम किए। अब उनको जाना चाहिए गणेश की वादी की तरफ या काली माता की तरफ, तो वो साउथ की तरफ ज़्यादा गए। अब पीछे नॉर्थ जो था उसके अंदर एक जो ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि उसके अंदर उनका उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, और इंटरनल फाइट भी थी बीजेपी के अंदर, पावर टसल भी थी कि मोदी जी ने जो 10 सालों में अपना एक पेश किया था, अपना एक पर्सनालिटी, वो एक कल्ट की सूरत में थी। और जाहिर है बहरहाल हमारे दोनों मुल्कों में एक बात तो है कि हम बुनियादी तौर पे जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं, हमारा एटीट्यूड भी जमहूरियत वाला है। तो मोदी जी का ये जो फ़लसफ़ा था कि अगर मैं हूँ तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, वो भी उनको बैकफायर कर गया। और नॉर्थ में उनको इस चीज़ की मार पड़ी कि उन्होंने थोड़ी सी कंप्लेसेंसी दिखाई और इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि लोगों को बहरहाल, जैसे निरुपमा कह रही है कि इकोनॉमिक नीड्स, और उन्होंने कंपेयर किया इन लोगों ने कि साउथ जो पॉलिटिकली स्टेबल रहा 10 साल जब मोदी जी हुकूमत में थे, और नॉर्थ जो था वो इकोनॉमिकली भी इतना तरक्की नहीं कर सका। और पहले शुरू में उसने तरक्की की, लेकिन बाद में जब रिलीजियोसिटी आई तो वो डिविसिवनेस का शिकार हो गया। उसकी वजह से वहाँ पे तरक्की भी रुकी, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी हुई। तो लोगों ने कंपेयर किया नॉर्थ को साउथ के साथ, और उस वक़्त उन्होंने फैसला किया कि ये मोदी जी की कंट्रीब्यूशन जो है, मोदी जी गुजरात के जब वज़ीर आला थे तो उस वक़्त भी यही स्टांस था और इन्हीं नफ़रत वाले नारों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, बल्कि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थे। फिर पहले टेनेवर में भी तो ये चीज़ तो अभी तक उनको फ़ायदा दे रही थी। तो उनका कल्ट जो बन गया था, वो कल्ट किधर गया? अब यही बात है ना सलीम साफ़ी साहब, जो निरुपमा भी कह रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मुख्तलिफ उन्होंने जो उसको आउटलाइन भी दी उसकी। लेकिन देखिए, पॉपुलिस्ट लीडर अगर डिविसिवनेस पे है, रिलीजियोसिटी के ऊपर है, या वो पहले प्रोग्रेस पे आता है, पहले वो इकोनॉमिक रिवाइवल पे आता है, लेकिन उसको वो फिर टर्न अराउंड करके उसको अपने मज़हब की तरफ और अपने अकीदे की तरफ लेके जाता है, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। और यही हमने मोदी जी के केस में देखा कि शुरू में उन्होंने, बिल्कुल आप ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस भी की, बिल्कुल एक मजहबी जुनूनियत के हवाले से वो जाने जाते थे, उनका आरएसएस से ताल्लुक़ भी रहा हुआ है,
बचपन से अपना घर छोड़ के वो इस चक्कर में थे कि हिंदू रिवाइवलिज्म की तरफ थे, हिंदू फर्स्ट का उनका फ़िलासफ़ी है। लेकिन शुरू में देखें उन्होंने प्रोग्रेस और इकोनॉमी में बहुत तवज्जो दी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा उनकी जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ हैं और रिलीजियोसिटी जो उन पर डोमिनेट कर गई, उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उनका कंट्रोल जो था वो थ्रेटन करने लगा पार्टी के अंदर लोगों को भी। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि वो कल्ट के अंदर गया, क्योंकि देखे उत्तर प्रदेश में भी जिधर राम मंदिर की तामीर हुई थी उधर भी वो हार गए। उसके अंदर तो एक बात ये भी आ रही है सामने के जो अमित जी हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी, उनकी आपस में कशमकश थी, और जो टिकटों की जो अवार्ड हुई थी टिकटें, उसके अंदर भी उनकी आपस में अनबन थी। और वो लोग जो कहते हैं कि शायद जीत जाते अगर उनको टिकट मिली, उनको देते तो उनको नई टिकटें मिली, तो उनकी इंटरनल फाइट भी थी। लेकिन बुनियादी बात अगेन यही आती है कि कल तो उनका कायम है ना, बहरहाल वो जीते तो है ना। हाँ।